नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ रिलेशंस के फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है। और स्टार्टिंग हम करेंगे नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फिर हम पता करेंगे नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। फिर नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। सॉरी। फिर जब नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे तब बेल नंबर की बात होगी उस फॉर्मूले में कि भाई बेल नंबर के थ्रू उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम फाइंड कर पाएंगे। और हम थोड़ा सा बेल नंबर के ऊपर बात करेंगे। और क्या होता है कि सिर्फ फॉर्मूला और क्वेश्चन करने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती मैथ्स के अंदर। ठीक है। जैसे आप किसी दोस्तों के साथ बैठे हो या अपने प्रोफेसर्स के साथ बैठे हो या अपने लेक्चरर के साथ बैठे हो, तो वो आपसे मान लो कोई पूछने लग जाए कि आपको कितनी मैथ्स की नॉलेज है, तो आपसे वो क्वेश्चन तो सोल्व करवाएगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। जनरल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, डेफिनेशंस होगी। जैसे आपने कोई बात कर, आप बेल नंबर का नाम आपके मुंह से निकल गया तो पूछ ही लेगा क्या है बेल नंबर्स। थोड़ा बहुत हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ, क्यों हुआ, और उससे हम क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं हमारे रियल लाइफ के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस के अंदर। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए एंड बेल नंबर्स के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ जब रिलेशन के स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर। फिर भी मैंने दोबारा लिख दिया है क्या कि मैंने मान लिया एन ए मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। मैंने मान लिया कि ए सेट के अंदर एम एलिमेंट्स हैं। फिर मैंने माना बी सेट के अंदर एन एलिमेंट्स हैं। तो उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ए से बी। क्या आ जाएगा, 2 m n। कोई दिक्कत। फिर जो हम उसके बाद बात करेंगे, हम जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस की, तो हम बात कर रहे थे आइडेंटिटी रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में। जब हमने ये रिलेशन डिफाइन किए तो हमने पहले ही बोला था ये रिलेशन ए से ए डिफाइन होंगे। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मैंने सेट मान लिया ए और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने मान लिए एम। कितने मान लिए बेटा, एम। तो इस एम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड के अंदर भी एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, जेई के अंदर भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनेंगे इसमें। तो एक बात बताओ, मान लेता हूँ एक सेट है ए। ठीक है। और रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है मुझे ए से ए ही। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बताया था मेरे बच्चे, मैंने कि उस रिलेशन के अंदर, क्या बच्चे, उस रिलेशन के अंदर सिर्फ ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। किस टाइप के, ए कोमा ए टाइप्स के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट। मान लो मैंने उठाया यहाँ से 1, तो उस रिलेशन के अंदर क्या आना चाहिए, 1,1। फिर मैंने उठाया 2, क्या आना चाहिए, 2,2। फिर मैंने उठाया 3, फिर क्या आना चाहिए, 3,3। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं। अब मुझे ये बताओ, इस ए सेट के ऊपर आप इस रिलेशन के अलावा और कोई आइडेंटिटी रिलेशन बना सकते हो। उसने पर्टिकुलर ही बोला था, मैंने बताया था स्ट्रिक्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। वो बोलेगा सिर्फ मेरे अंदर ए कोमा ए टाइप के ही एलिमेंट आने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है। हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा कि हर पर्टिकुलर कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा, एक ही बनेगा। कोई दिक्कत। तो इसी से हमने पीछे पढ़ा, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, अरे भाई कितने होंगे मेरे बच्चे, एक।
अब कुछ बच्चे ये ना समझ जाएं कि देखो, अगर मैंने सेट के अंदर 5 एलिमेंट लिए तो भी एक आइडेंटिटी रिलेशन आएगा, 10 एलिमेंट लिए तो भी एक आएगा, 100 लिए, 200 लिए, कितने भी लो, क्या आएगा? एग्जैक्टली 1 आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। फिर है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात। किसकी बात? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात। और उस सेट में हम क्या एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं? क्या एलिमेंट लेके चल रहे हैं मेरे बच्चे? m। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 m ब्रैकेट स्टार्ट m-1। इसको हम काफ़ी जगह मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं m² - m। तो मैंने ऐसे ओपन करके क्यों लिखा कि देखो ये फार्मूला और आगे हम एक फार्मूला और पढ़ेंगे, उसमें इसी पैटर्न से हैं। ठीक है। जब हम चीज़ें फार्मूलाज को याद करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है रिलेट करके याद रखो उनको। ठीक है। सेपरेटली याद रखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप कुछ ना कुछ प्लस माइनस की एरर कर ही दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 2 m-1। ठीक है। फिर सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे? 2 m+1/2। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या लगाया? 2 लगाया हमने। ठीक है। और नेगेटिव की जगह क्या कर दिया? पॉजिटिव। ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, मैं तीनों को रिलेट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। सेम पैटर्न है। जब हम ध्यान रख ले कैसे स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? 2 m, याद रख लेना क्या बोलते हैं उसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। और क्या बोलते हैं, जब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों की बात होगी तब क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या हो जाएंगे? 2 m-1। फिर हम सिमेट्रिक रिलेशंस की बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो जाएगा? 2 m+1/2। फिर क्या होगा? उसने पूछा कि ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे ऐसे जो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक दोनों हो। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया उन्होंने? बोथ पूछ लिया। ठीक है। उस केस में क्या आ जाएगा? इस वाले फॉर्मूले में क्या रख देंगे? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। ठीक है। वो प्रूफ की बात अभी हम करेंगे नहीं, मौका मिलेगा आपको आगे पढ़ने का, आप एलोबरेट कर सकते हो उन चीज़ों को। कभी टाइम लगा तो हम भी करेंगे। एक बार देख लो, आगे चले। और ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला है नहीं। कोई ना कोई साइंटिस्ट तुम में से कोई ना कोई अभी इसका कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल ही देगा, आज नहीं तो 100 साल के बाद निकल जाएगा, कोई ना कोई तो रिलेशन निकलेगा ही। ठीक है। तो ट्रांजिटिव के हम डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू तो नहीं बता सकते, हम वैसे एलिब्रेट करना पड़ेगा हमें। फिर बात आई इक्विवेलेंस रिलेशन की। किसकी बात आई? इक्विवेलेंस रिलेशंस की। कि ए सेट एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ? ए से ए। उसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं? कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन? कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है। और उसको हम डिनोट करेंगे बेल नंबर के थ्रू से। किसकी हेल्प से? बेल नंबर की हेल्प से। और बेल नंबर का फॉर्मूला हम एंड ऑफ द वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले बीच में हम क्या करेंगे कि बेल नंबर की बारे में पढ़ेंगे कि है क्या बेल नंबर। ठीक है। उससे पहले अगर बीच को आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही चाहिए, तो आप स्किप करके लास्ट में फॉर्मूला देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आ जाए, किसकी बात आएगी? बेल नंबर की। और बेल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? BM। ठीक है। एम से क्या हम समझेंगे हम कि उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है। अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स n होते तो हम किससे डिनोट कर देते? BN। R होते तो BR। कोई दिक्कत? चले। बेल नंबर की जब कहानी स्टार्ट करने से पहले हम एक वर्ड पढ़ते हैं, पार्टीशन। क्या पढ़ते हैं? पार्टीशन। जैसे कि मैंने एक सेट लिया, उसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए। कितने? A B और C।
तो बेल नंबर बी एन की बेल नंबर की डेफिनेशन ही क्या बोलती है, क्या, द नंबर ऑफ वेज। बेल नंबर किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे मेरे बच्चे, बेल नंबर बी एन काउंट करता है क्या, द नंबर ऑफ वेज ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेट विद एलिमेंट एन, एन एलिमेंट्स मान लिए हमने, और कैन बी पार्टीशनड इनटू नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, और डिसजॉइंट सबसेट्स होनी चाहिए। अगर आपने सेट पढ़ा है तो सबसेट्स के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो आप पढ़ सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो हमें क्या बनाना है, पार्टीशन बनाने हैं। पार्टीशन की कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, कि जितने भी सबसेट्स लो ना, वो सारे के सारे, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या बोला उसने, डिसजॉइंट, कि कोई भी दो एलिमेंट, दो जो सबसेट लेंगे उसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, कोई भी एम्प्टी सबसेट नहीं लेंगे। दूसरा, सबसेट तो होने चाहिए, ऑब्वियस है। और इसमें एक चीज़ और बात है, जब पार्टीशन की बात करते हैं कि जितने भी यहाँ पे सबसेट लोग हैं ना, अगर उन सब का यूनियन कर दें, वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। उन सभी पार्टीशन का अगर मैं क्या करूं, यूनियन, तो क्या आना चाहिए, कैपिटल ए सेट। तो तीन कंडीशन हुई, नॉन एम्प्टी की, दूसरी डिसजॉइंट होनी चाहिए, तीसरी कि सभी का यूनियन क्या होना चाहिए, वो कंप्लीट सेट होना चाहिए। मान लो मैंने सबसेट ले लिया ए, ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा सबसेट लिया मैंने, ये दूसरा सबसेट हो गया। फिर मैंने तीसरा लिया। अब ज़रा चेक करो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कोई एम्प्टी सेट है, नहीं, नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर कोई भी देखो डिसजॉइंट है, तीनों सबसेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अगर इन तीनों का यूनियन कर दें तो क्या आएगा, ए। तो एक पार्टीशन तो बन गया हमारा। ऊपर पिक्चर में बना भी रखे हैं, जो मैंने ये बनाया है वो ये पार्टीशन रहा। फिर मैंने क्या किया, एक खुद हो ही गया, हम बना ही लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, ए और बी को एक साथ रख दिया, एक सबसेट हो गया, ये दूसरा सबसेट हो गया। फिर कंडीशन चेक करो, सेटिस्फाई करेंगे, डिसजॉइंट है, इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए सेट आएगा। ऐसे ही करेंगे तो क्या बनेंगे, 5 सबसेट्स बनेंगे। कितने बनेंगे मेरे बच्चे, सॉरी 5 पार्टीशन बनेंगे। क्या बनेंगे, 5 पार्टीशंस। मैंने सेट में एलिमेंट्स लिए 3, उसके पार्टीशन कितने बने, 5। तो बेल नंबर क्या कहता है, किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, मैंने माने 3, तो उसके कितने पार्टीशन बन सकते हैं, वही बेल नंबर डिनोट करता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि B3 की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, 5। कैसे पहचानेंगे कि एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके कितने पार्टीशन बन सकते हैं, 5। तो B3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के जो फॉर्मूला दिया था, हमने किसकी बात की थी, BM की। ठीक है, तो अगर M की जगह मैं 3 रख दूं, एक सेट ले लूँगा, पूछ ले आपसे कोई, अगले इस पे कर लेते हैं, साइड कर देते हैं इसको। यही देख ले, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बताए थे मेरे बच्चे, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, BN। कोई दिक्कत, मान लेते हैं यही सेट था, आपको सेट एग्जाम में यही दे दें कि एक सेट ये है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे मेरे बच्चे, B3। और अभी तक मैंने फॉर्मूला पढ़ा नहीं, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि उस सेट के कितने पार्टीशन बन सकते हैं। अभी मैंने 3 एलिमेंट्स लेके 5 पार्टीशन बनाए, तो B3 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
5। अब ऐसे को 10 दे दे तो पार्टीशन बना बना के तो मर ही जाएंगे हम, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला जनरेट हुए थे बाद में। तो बेल नंबर से हम क्या समझेंगे कि एक n एलिमेंट्स के सेट में कितने पार्टीशन बनेंगे। एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, उसके कितने पार्टीशन होंगे, उसी को नंबर को डिनोट किया जाता है बेल नंबर के थ्रू, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ, एक ऐसे देखो, एक गेम था जापान के अंदर, गेंजिको। गेंजिको के अंदर क्या था, उसने क्या ली, 5 अगरबत्ती ली भाई। चलो क्या ले लेते हैं हम, 5 अगरबत्ती ले लेते हैं। गेम समझना। सबसे पहले जब बेल नंबर के बारे में, उस टाइम इनको बेल नंबर के बारे में पता नहीं था, बट ये एज ए गेम कर रहे थे तो उससे पता, देखो जब भी मैथ्स में कोई इनोवेशन होती है वो एक टाइम में तो होती नहीं, उसको प्रोसेस लगता है। तो इसका प्रोसेस यहाँ से माना जाता है, पीछे भी होगा बट उसके लिटरेचर रखा नहीं अभी हमारे पास। तो मैंने मान लिया कि क्या है मेरे बच्चे, 5 अगरबत्ती है। इस गेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो गेम खेला जाता है कि 5, जैसे कोई कस्टमर गेम खेलने आया, मैंने उसको 5 डिफरेंट जो फ्रेगरेंस की अगरबत्ती दे दी। मैंने पूछा कि जो भी, मान लो 2 अगरबत्ती हैं, ये एक मान लेते हैं, कौन सी हो, ये है, ठीक है। आप इसको स्मेल करना है, खुशबू लेके देखनी है, उसकी फ्रेगरेंस अगर मैच करती है तो इनको एक साथ रख देंगे, ठीक है। अगर फ्रेगरेंस इन दोनों के डिफरेंट है, इनको अलग अलग रख देंगे, ठीक है। समझना एक बात, अगर इसको मैं ए मान लूँ, मैथ्स यही तो करता है, रियल लाइफ चीज़ों को नंबर्स और वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर एक उस इंसान को, जो खेलने वाले इंसान को, तो उसकी जो खुशबू थी, फ्रेगरेंस थी जो 5 अगरबत्ती की, अगर उनको डिफरेंट लगी तो अलग अलग रखेगा। तो उसने रख दी भाई, ये रही हमारी पहली अगरबत्ती, ये दूसरी अगरबत्ती, धूप ही धूप कर देंगे। सेट क्या था, सेट के अंदर मान लो ये सेट वो है जिस डब्बे में सारी रखी हुई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस इंसेंस के बारे में क्या पता चला हमें, उस इंसान ने क्या किया, इसकी फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट रख दिया। जब मैंने पार्टीशन की बात की थी, तो अगर इसका एक पार्टीशन कब करेंगे, पार्टीशन किसको बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सबसेट्स में क्या करेंगे, अलग अलग रख देंगे। और डिसजॉइंट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और उनका सबका यूनियन कर दें तो क्या, वो सेट आना चाहिए। देखो भाई, सारी की सारी डिसजॉइंट है, कोई दिक्कत, डिसजॉइंट सबसेट्स हैं मेरे बच्चे, और इन सभी का यूनियन कर देंगे तो ये सेट आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है। तो जो उस इंसान ने उसकी फ्रेगरेंस के साथ फ्रेगरेंस को फील करके सेपरेट रखा, उसने अनजाने में एक पार्टीशन बना दिया, उसने अनजाने में पार्टीशन बना दिया। अब मेरी तरह एक इंसान था, उसकी नाक खराब थी, उसने क्या कहा कि भाई ये दोनों, इन दोनों की फ्रेगरेंस सेम है और इन तीनों की फ्रेगरेंस अलग है। चलो भाई, ये अलग अलग रख दी मैंने। इन दोनों की फ्रेगरेंस सेम है, इसकी फ्रेगरेंस अलग है, इसकी फ्रेगरेंस अलग है, और इसकी फ्रेगरेंस भी अलग है। तो हम क्या कहा, अगर हम फिर इसको एज ए पार्टीशन की नज़र से देखें तो देखो, ये भी एक सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, सभी के सभी डिसजॉइंट है, कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, सबसेट। और सभी का यूनियन कर देंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, ए सेट आएगा। उस इंसान ने P1 पार्टीशन बनाया था, मैंने अनजाने में P2 पार्टीशन बना दिया। तो ऐसे ऐसे लोग आते जाएंगे, सबकी सेंस करने की पावर अलग अलग होती है। कोई तीनों को, कोई तीन इसमें से मान लो, क्या पता अगला इंसान आ जाए वो ABC तीनों की तीनों को सेम फ्रेगरेंस मान ले। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी। वो पॉसिबिलिटीज़ थी 52। क्या थी पॉसिबिलिटीज़, कितनी थी, 52। और अगर हम B5 निकालें, बेल नंबर मतलब B5 का मीनिंग क्या है, एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट, यहाँ पे क्या थी, इंसेंस थी,
ठीक है। तो एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट लेके चलें और उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन निकालें, वो हमें बाद में पता चला था। ये तो बस एज ए गेम करके उन्होंने बता था भाई 52, उन्होंने बता दिया था कि 52 ऐसे डिफरेंट तरीके हैं। तो उसमें अनजाने में उन्होंने बेल नंबर के बारे में तो पता था, पर उनको खुद नहीं पता था कि उनको बेल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम आज के फॉर्मूले से B5 की वैल्यू निकालें कि नंबर ऑफ पार्टीशन निकालें तो कितने आते हैं 52। तो सबसे पहले सेंस किया गया था इस गेम के अंदर बेल नंबर की प्रेजेंस को। ठीक है। कहाँ थी? जापान के अंदर। और गेंजी को ऐसा करके प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, मेरी ख़राब हो सकती है थोड़ी बहुत। ये गेम था। ठीक है। शायद एक बुक में लिखा हुआ था टेल ऑफ गेंजी करके, ऐसा कुछ था, उस बुक के अंदर इसका जिक्र है। ठीक है। तो वो जो अगरबत्ती वाला खेल था भाई वो डिफरेंट लोग आए और कैसे कैसे करके वो डिफरेंट 52 ऐसे पार्टीशन पॉसिबल थे। ठीक है। अब तो कितने भी लोग आ जाएं और 52 के अलावा कोई पार्टीशन बना नहीं सकता। ठीक है। तो वहाँ से हमें प्रेजेंस फील हुई थी कि ऐसा बेल नंबर है। वहाँ पे भी जो द टेल ऑफ गेंजी करके जो बुक थी उसमें भी इसका जिक्र किया गया है वहीं से पता किया हमने। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर आए भाई अपने गैब्रियल साहब। तो उन्होंने क्या किया उसके बाद, काफ़ी सालों के बाद, जब हम देखो पहले था मैथमेटिशियन काम करते रहते थे, पहले लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स थी, आज भी हैं, बट वो क्रेज़ नहीं है जो पहले के साइंटिस्ट में था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1877 में एक बेल नंबर का क्या दिया फॉर्मूला, बेल नंबर का क्या दिया फॉर्मूला। अब ये BN से हम डिनोट कर रहे हैं, BN से आज हम डिनोट कर रहे हैं, बट इसको खुद भी नहीं पता था बेल नंबर की नोटेशन है, या फिर वो एक्सपोनेंट करके बात करते थे। तो उन्होंने क्या, एक पोलिश मैथमेटिशियन थे गैब्रियल डोमिन्स्की, डिस्कवर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइडेंटिटीज इन द कॉम्बिनेटिक्स। जो परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ते हैं हम उस कम्बिनेशन की ही बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर उन्होंने एक सीरीज़ के फॉर्म में क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, जिसको बाद में आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, डोबिन्स्की फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डोबिन्स्की फॉर्मूला। जब ये आया फॉर्मूला तब क्या था कि 100-150 साल तक की कन्फ्यूजन, मतलब एक चमत्कार माना गया क्या, कि देखो 1/e हर समीशन करेंगे, समीशन को ओपन करेंगे तो हर टर्म के साथ 1/e एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। तो करें इरेशनल नंबर का सम करते जा रहे हैं और मैं फिर बता दूं आपको, BN सारे के सारे जो BN बेल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। ठीक है। ऑब्वियस उसको हम 1 को इंक्लूड नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो जो बेल नंबर थे, यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू आएगी नेचुरल नंबर या इंटीजर बोल लो एक सेकंड के लिए। ठीक है। और यहाँ इस साइड इरेशनल नंबर्स की फॉर्मेशन थी। तो इरेशनल नंबर्स का सम एक नेचुरल नंबर आ सकता है 100-150 साल तक। तो यही मतलब अचंभित थे लोग कि ऐसा कैसे इन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया। और रामानुजन ने भी ऐसे बहुत सारे काम किए थे। जब हम सम ऑफ द वो सीरीज करते हैं, जब इसका सम -1/12 आता है। ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ, इन्होंने बोला कि देखो टुडे द आइडेंटिटी नॉन डोबिन्स्की फॉर्मूला बोलते हैं, इट्स एलिजेंस लाइज इन द सरप्राइजिंग फैक्ट, एक इनफाइनाइट सीरीज है जो किसको इन्वॉल्व करती है, इरेशनल नंबर्स को। ये रहा इरेशनल नंबर, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, BN के। ठीक है। तो उस टाइम जब रैशनल इरेशनल में बात चल रही थी कि भाई आपको बाल लो कि उस इरेशनल नंबर्स का सम कर रहे हैं और आ क्या रहा है, रैशनल नंबर। तो ये भी काफ़ी अच्छी रिसर्च थी उस टाइम तक। तो 150 ईयर्स तक उसकी बात चली थी, बहुत फेमस रहा था ये। ठीक है। आज भी हम जब सीरीज़ की बात करते हैं, सम ऑफ सीरीज़ की बात करते हैं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, जब हम सीरीज़ के ऊपर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करने की ट्राई करेंगे। ठीक है। डोबिन्स्की फॉर्मूला का। फिर हम आते हैं रामानुजन साहब हमारे। देखो आप एक ऐसी स्टोरी समझो, क्या हुआ, जब भी मैंने जितने टेक्स्ट मैंने पढ़े हैं, मैं जहाँ भी देखता हूँ बुक्स में या रेफरेंस के थ्रू डिफरेंट रिसर्च पेपर्स और ओल्ड बुक्स के अंदर, तो जब भी हम पहले बात होती थी, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा, तो जब हम पढ़ते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बोला जाता था। पर आज के टाइम में हम NCERT क्या कर रही है, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में करते होंगे आई थिंक, मैं मैथमेटिक्स के बता सकता हूँ। तो उसमें क्या हुआ,
आज जो जो वहाँ पे चेयरमैन थे हमारे एनसीईआरटी के, जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई उसमें भी, तो उन्होंने बोला कि जो हमारे इंडियन लोगों का काम है उसको भी प्रेज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने फिर आज के टाइम हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट बहुत सारी और भी स्टोरीज़ हैं। क्या बोलते हैं, एक जो पाइथागोरस के ऊपर भी हमारे बहुत मैथमेटिशियन ने काम किया था, ठीक है। और एक एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं ना, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं हम उसको। तो उसमें भी उसकी भी एक अलग स्टोरी है। इंडियन का काम नहीं था, बट उसकी एक अलग स्टोरी है, कभी फिर बात करेंगे। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास जब हमने इंडियन मैथमेटिशियन ने काम किया, रामानुजन थे और डिफरेंट थे, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो जो पेटेंट करवाते हैं ना आज के टाइम, तो ऐसे पेटेंट करवाने के हमारे पास उस टाइम सुविधा नहीं थी। पर यूरोप इन चीज़ों में हमसे आगे निकल गया था। तो उसने क्या किया, वो हमारे यहाँ से इंडिया से जाके थोड़ी जो मुस्लिम एरिया था उसको बोलते तो थे, एक काफ़ी प्रोफेसर तो था, नाम तो था उसका अभी भूल गया मैं। तो वहाँ से जो मुस्लिम था, एक कुछ लोग थे, तो उन्होंने आके यहाँ पे रिसर्च की, ठीक है, यहाँ के लिटरेचर को पढ़ा। तो वो यहाँ से नॉलेज वहाँ पे ले गए, यूरोप वाले वहाँ पहुँच गए, ठीक है। वहाँ से उन्होंने नॉलेज गेन कर ली और वहाँ से जाके उन्होंने डिफरेंट फार्मूलाज और बहुत अच्छे काम किए और उनको पब्लिश करवा दिया, ठीक है। तो उनके नाम से वो चीज़ें पब्लिश हो गई। क्या पता बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको अगर सर्च करके देखोगे, तो जो फॉरेन ऑथर्स के नाम हैं, बट उनसे बिल्कुल मिलता जुलता काम इंडियन ऑथर्स ने बहुत पहले कर चुके हैं वो, ठीक है। तो इंडियंस लोगों को, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उनको कभी ज़्यादा इतना महत्व मिला नहीं हमारे लिटरेचर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ में डाला कि रामानुजन ने भी क्या किया था कि भाई बेल पॉलिनोमियल्स के ऊपर काम किया था। बेल पॉलिनोमियल्स में ही बेल नंबर्स का अच्छा अगर हम एलोबरेट करके पढ़ेंगे तो बेल नंबर में और उसका यूज होता है उसमें, ठीक है। तो बेल पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी काम किया था उन्होंने, ठीक है। तो फिर जब हम, क्या हो गया भाई, वेट ए सेकेंड। तो हम बात करें तो क्या किया था उन्होंने। इन द सेकंड नोटबुक श्रीनिवासा रामानुजन इन्वेस्टिड बेल पॉलिनोमियल्स एंड ड्राइव्ड सेवरल रिमार्केबल आइडेंटिटीज क्लोजली रिलेटेड टू द बेल नंबर, ठीक है। तो बट उसके साथ जब मैं पढ़ रहा था तो रामानुजन की बात आई, तो मैंने देखा कि भाई इसको इंक्लूड करना चाहिए एटलीस्ट, कहीं कोई तो महत्व दे, एटलीस्ट इंडिया के लोग तो महत्व दे जो इंडियन लोगों ने काम किया है, ठीक है। मेरा मेन मुद्दा यही था इसको बताने का, बेल नंबर की स्टोरी बताने का ही, कि रामानुजन की बात आए कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं जब भी देखते हम डिफरेंट फॉरेन ऑथर के नाम मिलते थ्योरम्स में, डिफरेंट फार्मूलाज में, बट इंडियन मैथमेटिशियन ने भी बहुत काम किया उसके अंदर, ठीक है। फिर थे एरिक टेम्पल बेल, ये भी काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, जो आज के हम इस फॉर्मूला पढ़ेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि बेल नंबर मैंने फाइंड किया, ठीक है। आपके माइंड में आएगा कि बेल नंबर बोलते तो इन्होंने फाइंड किए होंगे, नहीं, ये खुद बोलते हैं अपने लिटरेचर के अंदर कि मैंने फाइंड नहीं किया इनको, ठीक है। वो पहले काफ़ी डिफरेंट थोड़ा काम करते आ रहे थे, उनको एनालाइज करके इन्होंने वो फार्मूला दिया था, जिसको हम बेल रिकरेंस फार्मूला ही बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1930 के अंदर इन्होंने वो बेल नंबर का, जो वो बेल नंबर भी नहीं बोलते थे इनको, ठीक है, वो एक्सपोनेंट नंबर्स की बात करते थे। उसके बाद कुछ रिसर्चर्स आए थे, तो उन्होंने इनका लिटरेचर पढ़ा और इन्हीं का लिटरेचर पढ़ के उन्होंने ये बोला कि वो उनके लिटरेचर में था, तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया, बेल नंबर बोल दिया। और बेल नंबर निकालने की एक बेल टेबल भी होती है, ठीक है। तो इन्होंने काम किया था, इसलिए उनका नाम रख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बेल नंबर है तो एरिक टेम्पल बेल ने उसकी खोज की है, ठीक है। और बेल नंबर हम देख सकते हैं काफ़ी पीएनसी में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज होता है, डाटा क्लस्टरिंग में भी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी, लॉजिक और इक्विवेलेंस रिलेशंस के अंदर, ग्राफ थ्योरी, आर्टिफिशियल एआई के अंदर भी, नेटवर्क, बहुत सारी चीज़ों में यूज होती हैं, ठीक है। एक कमेंट आया था एक बच्चे का, आई थिंक लास्ट वीडियो के ऊपर, कि रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा था मैं, कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों पढ़ते हैं हम। तो उसका जवाब शायद हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। वो मैंने पूरी हिस्ट्री के ऊपर बात की है, ठीक है, कि हम फंक्शन पढ़ ही क्यों रहे हैं।
फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही तो है, तो फंक्शन का मेथड समझ गए तो रिलेशन का तो ऑटोमेटिक ही माइंड में आ जाएगा। क्यों रिलेशन एक फाउंडेशन है उस चीज़ में, ठीक है। तो अब जैसे इंग्लिश सीखने के लिए अगर ABCD आपको नहीं आती तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे, लिख भी कैसे पाओगे, सोच भी कैसे पाओगे इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या है कि कोई भी चीज़ बोलने के लिए फाउंडेशन ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे यूनिवर्स के अंदर रिलेशन डिफाइन करने के लिए कि भाई हर चीज़ में कोई ना कोई तो रिलेशन है। जैसे टाइम के साथ पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स चेंज होती है, तो टाइम चेंज होगा, साथ साथ में पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स चेंज होंगी, दोनों रिलेटेड है ना। अब इस रिलेशन को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ किसी तरीके से ताकि मैं सभी ग्रहों की स्थिति जान पाऊँ, ठीक है। उसके लिए कोई फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन है क्या, रिलेशन ही तो है। तो हमारी यूनिवर्स को समझने के लिए ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था रिलेशन को पढ़ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई रिलेशन पढ़ लिया, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन, बोर हो जाते हैं बच्चे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें नहीं पता स्कूल में क्या होता है, हमें नहीं पता कि भाई आपको लाइफ में क्या बनना है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई जॉब करेगा, कोई कुछ और करेगा, ठीक है। तो स्कूल तक आपको सब कुछ सिखाया जाता है, फिर आपकी स्पेशलिटी जो भी आपका मन है उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, ठीक है। अब आते हैं बेल नंबर के फॉर्मूले के ऊपर। ये फॉर्मूला दिया भाई उन्होंने, रिकरेंस फार्मूला बोलते हैं इसको, बेल रिकरेंस फार्मूला, ठीक है। तो याद यहाँ पे क्या है, m+1 समीशन r इज इक्वल टू 0 से m/c(r) और मल्टीप्लाई में क्या है b(r). उसने क्या बोला, b0 1 है, b1 भी 1 है। पहले b0 और b1 की ही बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि bm का मतलब क्या है, एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, उसके कितने पार्टीशन बनेंगे। तो b0 का मतलब क्या है, एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब 5। और 5 का पार्टीशन क्या होता है, 5 खुद ही होता है, क्या होगा खुद ही। इसकी वजह से क्या हुआ, b0 की वैल्यू 1 आई, क्या आई मेरे बच्चे 1। फिर दूसरा, एक सेट के अंदर क्या है मेरे बच्चे, एक ही एलिमेंट है, क्या है एक ही एलिमेंट है, तो उसका पार्टीशन भी एक ही बनेगा, ठीक है। इसलिए b1 क्या आता है मेरे बच्चे 1, ठीक है। तो b0 1 और b1 1 है, क्यों है इसका रीज़न मैंने बता दिया आपको, एज ए पार्टीशन। क्योंकि bn कम है क्या, सॉरी bn होता क्या है, नंबर ऑफ पार्टीशन ही तो होता है सेट का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में b0 b1 निकाल लिया मैंने। अब क्या निकालता हूँ, एक सेकंड के लिए, जिन बच्चों को NCR नहीं पता वो टेबल के थ्रू कर लेंगे, जब तक वो परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं कर लेते। ये NCR का फॉर्मूला बता देता हूँ, थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में पढ़ लेना। n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो मेरे को निकालना है, b0 निकाल चुका हूँ, b1 निकाल चुका हूँ, मुझे चाहिए b2। मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे, b2। तो मुझे बताओ m की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 से 1, m था ना, m मैंने 1 रखा, तो यहाँ आएगा 1 CR/BR। कोई दिक्कत। अब जब r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1C0/B0। फिर क्या आएगा, एडिशन किसकी वजह से आता है, समीशन की वजह से, मीनिंग ही वही होता है उसका। फिर क्या आएगा 1C1/B1। कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे 2। क्या हो जाएगी 2। कोई दिक्कत, देख लो एक बार, B2 की वैल्यू, चेयर तो नहीं आ रही, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। चले यहीं पे B3 निकाल देता हूँ।
ये पीपीटी है इसलिए इसने ऐसे मिटाना पड़ रहा है मुझे। फिर क्या निकालेंगे, B3। B3 के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा इधर, m की जगह 2। r इज इक्वल टू 0 से लेके 2C r और B r। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, r की वैल्यू 0 पुट करो, 2C 0 B 0, 2C 1 B 1, 2C 2 B 2। B 0 की वैल्यू पता है, B 1 की वैल्यू पता है, B 2 की मैंने निकाल ली। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, 5। NCR के फॉर्मूले से सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब हम इसको टेबल के थ्रू सोल्व करने की ट्राई करेंगे। जब तक आपको NCR का फॉर्मूला नहीं आता तब तक एज ए बेल टेबल काम कर लेंगे हम, और जब NCR आपको अच्छे से सोल्व करना आ जाएगा इजीली, तो आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रिलेशन इसके थ्रू फाइंड कर लेंगे। अब मुझे क्वेश्चन दे दिया कि एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे बताओ m की वैल्यू क्या रखोगे। अब 4 एलिमेंट्स है तो उसकी नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या आएंगे, B4 के लिए 1 तो ये ऑलरेडी है, तो m की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3। ये ध्यान रखना फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, बेल टेबल की बात करेंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चले, मैंने 1 लिखा, B0 की मैं ऑलरेडी बोल के चलूँगा, G0 क्या है, 1। ये वैल्यू है B1 की। ठीक है, इसी के नीचे मैंने क्यों सेम नंबर लिखो। ठीक, क्या लिखो, सेम नंबर। इन दोनों का सम करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या आएगा सम, इनका आएगा 2। कोई दिक्कत, ये वैल्यू हो जाएगी B2 की। किसकी वैल्यू हो जाएगी, B2 की। जो यहाँ पे था उसको एज इट इज़ इसके नीचे रख दो, 2। कोई दिक्कत। अब इन दोनों का सम यहाँ रखेंगे, 2 + 1 3। फिर क्या करेंगे, जो लास्ट में यहाँ चलते रहेंगे ना, वो B1 B2 B3 B4 की वैल्यू आती रहेगी। अब क्या होगा, इन दोनों का सम करेंगे। इन दोनों का सम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 + 3 5। यही क्या है मेरे बच्चे, B3। फिर आगे क्या करेंगे, वापिस इसको यहाँ ले आएंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। ऐसे पैटर्न चलता रहेगा। 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7। फिर इन दोनों का सम, 7 और 3 10। फिर इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 15। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, B4 की। जो अगरबत्ती वाला गेम था उसमें 5 अगरबत्ती तो B5 तक निकाल के देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है। 52 आया था ना वहाँ पे, तो 15 को उठा के क्या करेंगे, 15 उठा के फिर नीचे ले आएंगे। 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 10 37, 37 और 15 52। यही क्या आया था, B5 की वैल्यू। ऐसे चलते जाएंगे हम। ऐसे मान लो जनरली क्वेश्चन अभी तक तो ये B4 एलिमेंट्स दे के 5 एलिमेंट्स दे के ही पूछ रहा है। ठीक है, अगर छोटी वैल्यू पूछे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप दो बार देख सकते हो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ, 52 उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ। इनका सम
यहाँ पे, फिर इसका सम यहाँ पे, फिर इनका सम यहाँ पे, फिर इनका सम यहाँ पे, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी B6। ठीक है। फिर आगे कैलकुलेशन में तुम ऐड करने में पक्का गलती कर दोगे, तो B5 तक ठीक है निकाल सकते हो इससे। ठीक है, और निकाल नहीं तो कुछ बच्चे तो याद भी रख लेते हैं ऐसे। क्या है 1 2, स्टार्टिंग 0 स्टार्ट करें, 0 की 1 1, फिर आया 2, फिर 5, फिर 15 एंड देन 52। B5 B4 B3 सॉरी B2 B1 B0। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैं बेल टेम्पल, इसको बेल टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो इस बेल टेम्पल का यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगा, आप NCR वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, आप NCR के बारे में अभी नहीं जानते, स्टार्टिंग में देख रहे हो तो आप 2 मिनट देख लो उसकी वीडियोज़ कोई भी NCR की, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या था वो बेल का फॉर्मूला हमारा ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से 1-2 MCQ निकल ही जाता है हमारा बोर्ड के अंदर और JEE के अंदर भी। तो नंबर ऑफ हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, फिर सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ा, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा। थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया कि हिस्ट्री के बारे में बताया जाए और इंडियन मैथमेटिशियन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको प्रेज़ किया जाए। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे। अब मैं शायद कुछ टाइम बाद हम रील्स की फॉर्म में, शॉर्ट्स की फॉर्म में जो डिफरेंट इंडियन मैथमेटिशियन थे उनका जो काम था, जो आज किसी और नाम से फेमस है और उनका रेस्पेक्टिव हमने सिमिलर काम उन्होंने इंडियन ऑथर्स ने या इंडियन साइंटिस्ट ने कर रखा है पास्ट में। ठीक है, तो उसको हम पढ़ के आपको बताने की ट्राई करेंगे, ताकि कोई भी अगर मेहनत करता है, अगर आप भी कोई मेहनत करता है बच्चा, और मान लो आप JEE के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका हो गया, तो आप क्या चाहते हो, कोई ना कोई तो प्रेज़ करे। आपने JEE किया और किसी ने पूछा भी नहीं आपको, तो अजीब लगता थोड़ा सा। तो इन्होंने बहुत मेहनत की, रामानुजन के बारे में तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत सारे काम किए इन्होंने। तो ऐसे ऐसे हम इंडियन ऑथर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी स्टोरी बताई। और उन्होंने फिर बता रहा था अगर एज ए फॉर्मूला पढ़ना है तो अपना ये स्लाइड और पहली 2 स्लाइड, काम ख़त्म। और लेक्चर में अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला ही देख के निकलना है तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।